बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। पावर फैक्टर के हवाले से तीसरी वीडियो आपके सामने। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान होने वाले डिफरेंस पे बात की थी, और इसी तरह पावर की पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है इसको भी बता दिया था। आज की वीडियो में हम पावर का ट्रायंगल समझेंगे। उसमें जाने से पहले जो हमने पावर की 3 टाइप्स बताई थी, यानी कि अपेरेंट पावर, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर, इसको एक मिसाल से समझाएंगे जो कि अमूमन किताबों में इसी तरह बताया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए बेयर का इस्तेमाल किया जाता है, हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक गिलास है, इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक भरी। तो कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ तक भरी थी, उसके बाद इसके झाग जो है उसने पूरे गिलास की जगह को घेर लिया। अब चूँकि झाग भी होने ज़रूरी है, उसके बगैर तो कोल्ड ड्रिंक नहीं बन सकती। हमारा जो सोडा होता है उसमें झाग का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें जो है वो पूरी कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें पूरा फुल गिलास मिले यहाँ तक। लेकिन इस जगह घेरने की वजह से अब हमारे पास इतनी कोल्ड ड्रिंक मौजूद है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमें असल चीज़ चाहिए वो है हमारी रियल पावर। यहाँ से यहाँ तक ही आप देख सकते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो है रिएक्टिव, लेकिन वो वहाँ पर आना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हमें रियल चीज़ भी नहीं मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। यानी कि कोई मोटर, अगर रिएक्टिव पावर ना हो मोटर में तो वो मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि वो रिएक्टिव पावर मोटर की अपनी होती है, वो हमारे लिए तो यूज़लेस होती है। हम कह रहे हैं कि हमें वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हम उसको, लेकिन मोटर उसके बगैर चलेगी भी नहीं। यानी कि वो जो मोटर के अंदर मैग्नेटाइजिंग हो रही है वो उसी वजह से होती है। इसी तरह जनरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर भी रिएक्टिव पावर का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए यूज़लेस है, मगर वो जनरेटर के लिए उसको चाहिए होती है। तो इस तरह टोटल जो है फिर वो अपेरेंट या टोटल पावर आती है। तो कोई भी जनरेटर जो है वो इसी तरह डिज़ाइन होता है, जैसा कि हमने बताया था कि अपेरेंट पावर पर, उसके बाद उसकी रिएक्टिव और रियल जो है वो पावर फैक्टर के ज़रिए हम पता लगा लेते हैं। अब इसको हम एक और मिसाल से समझा देते हैं। इसकी दूसरी मिसाल जो है वो चिप्स के पैकेट से भी ली जाती है। ये हमारे हाथ में एक चिप्स का पैकेट है, अभी यहाँ से यहाँ तक है पूरा। तो देखने में तो ये, यानी जो इसकी अपेरेंट पावर है वो पूरी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर इस चीज़ में चिप्स जो है वो 60% हो अंदर, जब हम खोलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं रियल में भी चिप्स यहाँ तक हैं, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली है। अब हमें चाहिए तो असल चीज़ जो है वो चिप्स हैं, मगर वो अगर हम इस पैकेट को हटा दें तो क्या हम हाथ में लेके आएंगे? वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको पैक करने के लिए एक पैकिंग बना दी है, अब इसने जगह घेर ली है। तो ये जो टोटल है, यानी कि इसमें खाली जगह भी है और भरे हुए भी हैं चिप्स, तो ये टोटल हमारी अपेरेंट पावर कहलाती है। और जो यूज़फुल चीज़ है वो खाली चिप्स हैं, यानी हम इसको खोलेंगे उसके बाद ये पैकेट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ है वो हमारी, वो उसको हम कह रहे हैं ट्रू या रियल पावर। और जो चीज़ जगह घेर रही है उसको हम कह रहे हैं रिएक्टिव पावर। इसको और मिसालों से भी समझाया जा सकता है, लेकिन इतनी मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों जो पावर्स हैं इनका आपस में रिलेशन किस तरह होता है। अब पावर इन एसी सर्किट्स बात हो रही है, तो एसी सर्किट में हम बता चुके हैं या तो लोड हमारा रेजिस्टिव है, या इंडक्टिव है, या कैपेसिटिव है। तो रेजिस्टिव के केस में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होता है वोल्टेज और करंट का। उसकी वजह से हमने बताया था कि पावर फैक्टर जो है वो, यानी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता है प्रैक्टिकली। तो जो हमारी पावर होती है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के होती है। तो फार्मूले पे तो अभी हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन बनेगी वोल्टेज और करंट की, मसलन वो एक ही इन फेज़ होकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। जैसा कि हमने बताया था, अगर करंट पीछे चलना शुरू हो जाए, जैसा कि इंडक्टिव में होता है, तो क्या होता है, ये अगर हमारे वोल्टेज हैं तो मसलन करंट जो है वो थोड़ा सा मसलन 10 डिग्री पीछे चलना शुरू हो गया, तो वो इस तरह हो जाएगा फिर वोल्टेज और करंट का आपस में ताल्लुक। ये जितना बढ़ता जाएगा मैक्सिमम 90 डिग्री। अगर कैपेसिटिव लोड है, ये इंडक्टिव लोड था, तो कैपेसिटिव लोड में अगर ये हमारे वोल्टेज हैं तो करंट इसको लीड करना शुरू हो जाएगा, यानी इससे आगे चलना शुरू हो जाएगा, और फिर होते होते वो मसलन 50 डिग्री आउट हो गया, 45 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री तक हो जाता है। इसी तरह करंट जो लैग करता है वो भी 90 डिग्री मैक्सिमम है। तो रेजिस्टिव के केस में हमारी डिग्री ज़ीरो है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ हो सकती है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, और यहाँ पर भी।
तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये पीछे होता है और ये आगे होता है, तो इसको हम लैगिंग कह देते हैं, इसको लीडिंग कह देते हैं। अब इन तीनों का आपस में जो ताल्लुक़ है वो हम मैथमेटिक्स की सबसे पहले लैंग्वेज में समझा देते हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो ये हमारी जो है वो बेस होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो बस पावर का यही ताल्लुक़ है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, वो उसको हम कहते हैं साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनियस जो हमारे पास आती है वैल्यू, उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर बाय बेस जो आ रही है उसको हम कहते हैं टेन थीटा। ये तो थी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अब इन्हीं तीनों को हम इनका नाम दे देंगे। मसलन यही ट्रायंगल है हमारे पास, बेस जो था वो हमारी एक्चुअल पावर है, परपेंडिकुलर जो है वो हमारी रिएक्टिव पावर है, हाइपोटेनियस जो है वो हमारी टोटल या अपेरेंट पावर है। तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा। बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि एक्चुअल पावर बाय अपेरेंट पावर, ये जो कॉस थीटा है ये हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो अब क्लियर हो गई होगी आपको बात कि यहाँ पर 0 डिग्री है इनमें डिफरेंस, तो पावर फैक्टर कॉस थीटा जो है वो पावर फैक्टर है। तो 0 डिग्री पर, अब ये बात आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। अब ये बढ़ना शुरू हुआ, यानी करंट लैग करना शुरू किया वोल्टेज को, मसलन 30 डिग्री लैग कर दिया उसने, 30 से 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। तो जितना ये डिग्री में जाता जाएगा, मसलन अगर ये 30 डिग्री लैग करता है तो कॉस थीटा हमारा हो जाता है, मान लें अब ये 1 से कम होना शुरू हो जाएगा 0.86। तो बस पावर फैक्टर की वैल्यू यही है जो कॉस थीटा की वैल्यू है। तो रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर 1 है, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर नीचे जाने लगेगा जितना डिग्री का डिफरेंस आता जाएगा। अगर तो ये 70 डिग्री लैग कर गया तो ये बहुत ही नीचे आ जाएगा। इसका हम एक अलग से आपको चार्ट दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे। मसलन ये कम होते होते 70 डिग्री पे मान लें कि 0.30 हो गया, ये 90 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू होती है। 90 डिग्री पे कॉस थीटा हमारा 0 हो जाता है और 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 होता है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हुई, 0 से 1, बस यही हमारा पावर फैक्टर है। एक्चुअल में पावर फैक्टर की वैल्यू होती है -1 से 1, लेकिन हम कैलकुलेशन में माइनस की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम बता चुके हैं, लीडिंग और लैगिंग का। तो जब भी हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा होगा तो वहाँ पर जो पावर का ट्रायंगल है वो इस तरह हो जाएगा। अगर ये बेस है तो ये हमारा अपेरेंट पावर हो जाएगा, ये हमारी रिएक्टिव पावर हो जाएगी, वो इस तरह एंगल बनेगा। अगर हमारा करंट लैगिंग है तो ये एक्चुअल ऐसे है तो टोटल और अपेरेंट रिएक्टिव इस तरह हो जाती है। तो कॉस थीटा जो है वो हमें बता रहा होता है कि कितना डिग्री वोल्टेज और करंट में फ़र्क आया है, जिसकी वजह से हमारी अपेरेंट और एक्चुअल पावर में फ़र्क आया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो पावर फैक्टर क्योंकि कॉस थीटा है तो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पावर फैक्टर का फार्मूला हो गया, पावर फैक्टर बराबर होता है एक्चुअल पावर को डिवाइड करते हैं हम अपेरेंट पावर से। अब इंडक्टिव के केस में जैसा कि हमने बताया था कि हमारी अपेरेंट पावर हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल पावर से। मान लें कि हमारी जो एक्चुअल पावर है वो हमें मिल रही है 800, जो अपेरेंट पावर है वो मिल रही है 1000। तो 800 को 1000 से डिवाइड करने के बाद 0.8 वैल्यू आती है, तो ये हमारा पावर फैक्टर होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक जनरेटर की नेम प्लेट से डेटा ले लेंगे, उस पर जो किलोवाट, केवीए और पावर फैक्टर होता है उसी को लेकर
कैलकुलेशन करेंगे कि कितने डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है और किस तरह हम अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर का जो फ़र्क होता है वो पावर फैक्टर के ज़रिए किस तरह मालूम करते हैं। उसके साथ ही हम इनके फार्मूले बताएंगे कि अपेरेंट पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल पावर का और रिएक्टिव पावर किस तरह निकाली जाती है। तो बस ये ट्रायंगल आप समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ट्रायंगल को लेकर, जो कि यानी बेस जो है इसका एक्चुअल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनियस जो है वो टोटल पावर को या अपेरेंट पावर को, परपेंडिकुलर जो है वो रिएक्टिव पावर को। तो ये जो है वो कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है और ये हमारा टेन थीटा होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो टेन थीटा तो यूज़ नहीं होता हमारे फार्मूले में, अलबत्ता कॉस थीटा चूँकि पावर फैक्टर है इसका तो बहुत ज़्यादा रोल है, और दूसरा साइन थीटा है। तो साइन थीटा चूँकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में आ रहा है, तो रिएक्टिव पावर मालूम करने के लिए हमें साइन थीटा चाहिए होता है। तो इस तरह हम ये ट्रायंगल के ज़रिए से वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फार्मूले पर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी करंट हमारा वोल्टेज को लीड या लैग करता है तो वहाँ पर इनमें डिफरेंस आना शुरू होता है, जो कि डिग्रीज़ में होता है। उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 90 है दोनों केसेस में। तो 0 पर हमारा कॉस थीटा चूँकि है ही नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड में हमेशा 1 होगा। तो जैसा कि हमने बताया था, यही पावर हम यहाँ ले लें, मसलन रेजिस्टिव लोड में हमें एक्चुअल भी 1000 मिल रही है और यूज़ भी हम 1000 कर रहे हैं, अपेरेंट भी 1000 है। तो 1000 को डिवाइड किया 1000 से तो आंसर 1 आएगा। इस तरह रेजिस्टिव के केस में तो पावर फैक्टर हमारा 1 होता है, इंडक्टिव के केस में 1 से नीचे होता है, कैपेसिटिव के केस में भी 1 से नीचे होता है, लेकिन वो माइनस में चले जाता है। तो उसको हम लीडिंग कह लेते हैं और इसको हम लैगिंग कह देते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।